गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पर आ जाइए। अब प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और इन सभी जो डेली टेस्ट वीडियोस आती हैं इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्लेलिस्ट इस सीरीज़ का बना रखा है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 9 से लेकर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 29 तक पहुँच सकते हो, यानी इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। आज डेट हो गई है 5 जुलाई जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। और दूसरा है, बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बताइए, जो बेरिंग स्ट्रेट है वो एशिया कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है, और पहला वाला भी सत्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा एशिया ही है, क्योंकि एशिया के अंदर रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो चीन है वो भी एशिया में ही है। ठीक है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो एशिया महाद्वीप पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज सबसे बड़ा है विश्व में, और बेरिंग जलसंधि जो है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ये बात भी सत्य है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। दूसरा प्रश्न है, बास्पोरस और डारडेनेल्स जो जलसंधियां हैं वो एशिया को किस महाद्वीप से अलग करती हैं? देखिए, पहली बात तो एशिया महाद्वीप जिन जिन महाद्वीपों से जुड़ा है। अब साउथ अमेरिका कहाँ कोसों दूर है, तो उसको तो हटा ही दीजिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका भी नहीं कनेक्ट होगा एशिया से, क्योंकि बीच में यूरोप आ जाता है। तो यूरोप इसका आंसर हो जाएगा फिर। तो देखिए, एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डारडेनेल्स वे बास्पोरस जलसंधियां जो है वो अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक डिसीज है क्रिपलिंग स्कल्टन फ्लोरोसिस डिसीज। क्रिपलिंग स्कल्टन फ्लोरोसिस रोग जो है वो किससे संबंध रखता है? स्किन से, लिवर से, किडनी से, या बोन डिफॉर्मिटी से, मतलब अस्थि विकृति। यही है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि विकृति से। देखिए, अत्यधिक फ्लोराइड के उपभोग से डेंटल फ्लोरोसिस यानी दांतों की सड़न, या फिर क्रिपलिंग स्कल्टन फ्लोरोसिस इसी का नाम है। ठीक है, हो सकता है जो अस्थि विकृति से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु नानक देव ने किया था और आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी सिखों के 5वें गुरु ने किया था। प्रश्न ऐसे भी नंबर वाइज भी पूछ लेता है। और आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी, यानी सिखों के 9वें गुरु ने, ये 10वें गुरु हैं। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो गुरु अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है पूरा किया। और गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। इनकी हत्या की थी किसने? औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। दोनों गलत हैं फिर स्टेटमेंट। देखिए, हर साल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। G7 संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, G7 का जो सचिवालय है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है, और यूक्रेन इस संगठन का नवीनतम सदस्य है। देखिए, पहले भी बताया होगा कि G7 का कोई भी औपचारिक जो है मुख्यालय नहीं है, सचिवालय नहीं है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और यूक्रेन इस संगठन का नवीनतम सदस्य देश नहीं है। ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो सी है इसका आंसर।
ठीक है, तो गलत पूछा है ना, सही नहीं है, तो सी है ना आंसर, डी क्यों हो गया। चलिए, तो G7 जो है एक अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक है, ठीक है, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक संगठन है जिसका कोई भी सचिवालय नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, रूस के G7 में शामिल होने के बाद G7 जो है G8 हो गया, परंतु 2014 में जो है सदस्य देशों ने रूस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, जिसके कारण वो फिर से G7 हो गया। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम इसके सदस्य देश हैं। यूक्रेन नहीं है और रूस भी नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया, तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र में सबसे बाद में मान्यता मिली थी? अरबी को। तो देखिए, आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है 6 आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अरबी, चीनी, चीनी को मंडारिन भी बोलते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, और इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की जो है वो कामकाजी भाषाएं हैं। ठीक है, इनमें जो है ये जो अंग्रेजी है और ये जो फ्रेंच है वो इसके संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाज की भाषाएं हैं। अरबी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सबसे बाद में मान्यता मिली थी, कब? 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को जो है अरबी भाषा के लिए एक तिथि के रूप में चुना गया, क्योंकि यह जो है 1973 में वह दिन था जब महासभा ने अरबी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है मंजूरी दी थी। और एक चीज़ और है कि अब हिंदी को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज, उसके उद्देश्य की जानकारी यूएन की वेबसाइट पर अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो हिंदी भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, आचरण और नैतिकता के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते, ये वक्तव्य किसके हैं बताइए। देखिए, इस तरह के वक्तव्य जो है कथन पूछ ले जाते हैं, किसी बुक से उठा लेते हैं एग्जामिनर और सीधे एग्जाम में रख देते हैं उसको। अब पढ़ा हुआ हो तो टिक कर देना, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट ही होते हैं, छोड़ देना। फिलहाल इसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए। और हर बार एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है यूपीपीसीएस में। तो मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, आचरण और नैतिकता के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते, यह शब्द हैं किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के। और नेपोलियन बोनापार्ट से एक और स्टेटमेंट, एक और प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले किस विदेशी अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड या इटली? सारे के सारे यूरोपियन कंट्री हैं, इसका उत्तर है इटली। तो नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। 10वां प्रश्न है, जनरल साइंस का ये प्रश्न है, या इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी का समझ लीजिए। पौधों द्वारा मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त किया जाता है? हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल? नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्राइट के रूप में? बताइए, डी है या ए है? ए है, नाइट्रेट के रूप में। तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में जो है अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और नाइट्रेट को अमोनिया में अपचयित किया जाता है, जिसके बाद जीव द्रव्य में प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण होता है। ये इसका बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का वह एकमात्र देश कौन सा है, एकमात्र राज्य कौन सा है जहां गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह में योग को शामिल किया गया? अगर आपको लग रहा हो इसका उत्तर उत्तराखंड है तो गलत है, इसका उत्तर है हरियाणा। तो हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह में योग को शामिल किया गया है। इन समारोह में सूर्य नमस्कार सहित योग की अन्य प्रस्तुतियां निर्धारित कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया? इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट एस्टेब्लिश्ड? चीन, आइसलैंड, भारत, डेनमार्क? इंडिया इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर चाइना भी नहीं है, इसका उत्तर डेनमार्क भी नहीं है, आइसलैंड इसका आंसर है।
तो देखिए, आइसलैंड की एक कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया है, जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और उसे भूमिगत रूप में संग्रहित करता है। यह प्लांट स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी क्लाइमबर्ग्स और आइसलैंड की कंपनी कार्बफिक्स द्वारा जो है निर्मित है। और यह प्लांट हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है, जो कि लगभग 870 कारों से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की हो रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात नहीं हो रही है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया? ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है। इसका उत्तर क्या है? उत्तराखंड का देहरादून, जो कि राजधानी भी है उत्तराखंड की। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है उत्तराखंड के देहरादून में, सीधे सीधे इसको याद रखिएगा। और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन है, और इसका गठन हुआ था 1767 में। बहुत पुराना ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 के दो स्टेटमेंट रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंध रखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया, और इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के नोबेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। बताइए। देखिए, विश्व के नोबेल पुरस्कार तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग विषयों में दिए जाते हैं, सभी को पता होगा। तो विश्व का नहीं बल्कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और रैमन मैग्सेसे प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे, फिलीपींस गणराज्य के तीसरे थे। ठीक है, पता हो आपको तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये कोई भी इसमें सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया, और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान जो है माना जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति ना कि पहले रैमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया के नोबेल के रूप में मान्यता प्राप्त है, न कि विश्व के नोबेल के रूप में। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, और इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, और भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया गया उनको, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या सहायता की। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे, और विवेकानंद को वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास जो है उनके राजनीतिक गुरु थे। तो दोनों के दोनों इनके गुरु थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कौन राजनीतिक कौन आध्यात्मिक। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या है ये? काकेसाइड, निग्रोलाइड, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। उपरोक्त में से किस या किन प्रजातियों के लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं? काकेसाइड भी हैं एशिया में, तो निग्रोलाइड भी हैं, मंगोलाइड भी हैं, प्रोटोस्टलाइड, सारे के सारे हैं डी। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है नर जातीय विविधता के आधार पर एक संपन्न कॉन्टिनेंट है, संपन्न महाद्वीप है। यहाँ काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, लाल सागर और स्वेज जलडमरू मध्य एशिया को अफ्रीकी उच्च भूमि से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, वो दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से लिख रहा है कि अधिकांश भाग, सब सारा भाग नहीं लिखा, क्योंकि इंडोनेशिया दक्षिणी गोलार्ध में भी जाता है। फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसलिए सी है इसका आंसर। तो लाल सागर तथा स्वेज जलडमरू मध्य एशिया को अफ्रीकी उच्च भूमि या मुख्य भूमि से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग है उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किंतु इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। और इंडोनेशिया कहाँ पर है? एशिया में। यह है सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ फैलाना एशिया, कुछ भाग नीचे इंडोनेशिया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सांगली हल्दी, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, अम्बे मोहर चावल निम्नलिखित में से किस राज्य के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है? ये भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं। सांगली हल्दी 18-19 में न्यूज़ में थी, आपने पढ़ा हो तो करंट में। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और अम्बे मोहर चावल ये महाराष्ट्र के भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं। तो सांगली हल्दी हो गया, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, अम्बे मोहर चावल ये जो है महाराष्ट्र राज्य के भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है ये? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा लिखा है उसके सामने, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा लिखा है उसके भी सामने, और सी में है थोल झील अभ्यारण्य गुजरात लिखा है उसके सामने, और बांधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र पंजाब लिखा है उसके सामने। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आर्द्रभूमि है, रामसर साइट है, हरियाणा में है, सही है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी रामसर साइट है, हरियाणा में, ये भी सही है, मतलब सुमेलित है। और जो थोल झील अभ्यारण्य गुजरात में ये भी सही है, लेकिन बांधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र ये भी रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट है, ये पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो दो दो का जोड़ा था, डी गलत है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। ठीक है, ऑड को छाटिए, इसमें से कौन सा है? सुरिनसर सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, ये चारों की चारों रामसर साइट हैं। और जो इसमें विषम है वो है ये, क्योंकि सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, और सुरिनसर झील जम्मू कश्मीर। तो सुरिनसर जो रामसर साइट है वो जम्मू कश्मीर में है, बाकी सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समरसपुर अभ्यारण्य और समन पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के रामसर साइट हैं। तो ए यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि वो ऑड है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल करके आप फुल टेस्ट सीरीज जो है प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। धन्यवाद। आर ओ की टेस्ट सीरीज साथ में चल रही है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए।